एक और खबर थी प्रशासनिक लापरवाही की, प्रसूता और नवजात बच्चे की मौत हो गई क्योंकि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, वहां पे उनको डॉक्टर नहीं मिले। उसमें हम जांच के आदेश भी दे दिए हैं और उसमें कार्रवाइयां भी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिए अंबेडकर अस्पताल मेकाहारा वाकई गेम चेंजर साबित होगा। देश का पहला सरकारी IVF सेंटर होगा जिसको हम चालू करने जा रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि हमारी होगी। उसी प्रकार से जो हमारी नीचे तक की स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का हो, राष्ट्रीय प्रोग्राम हो, जैसे सिकल सेल में हम देश में पहले नंबर में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 माइंड समिट स्टूडियो एडिशन। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये 2 साल कैसे गुजरे और आने वाले समय के लिए सरकार का क्या विजन है, चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सरकार के एक ऐसे मंत्री जिनके कंधों पर स्वास्थ्य से लेकर मेडिकल शिक्षा और पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विकास अहम विभागों की जिम्मेदारी है। 2 साल पूरे हो चुके हैं, कितना बदलाव आया है, क्या वादे जमीन पर उतरे हैं और आने वाले समय में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दिखेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, पिछड़ा व अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री राम बिहारी जायसवाल जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IBC 24 माइंड समिट के इस स्पेशल सेशन में। सर 2 साल का अनुभव हो चुका है आपको, पहली बार आप मंत्री बने और इतने बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारी है आपके पास। स्वास्थ्य विभाग है, मेडिकल शिक्षा की आपके पास विभाग है, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विभाग है, तो आपका ये अनुभव कैसा रहा? पहली बार आप मंत्री बने, किस तरीके से आप देख रहे हैं 2 साल को? सबसे पहले तो आपके जो IBC 24 परिवार है उसका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। इसके लिए हृदय से आप लोगों का धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये बीता हुआ 2 साल हम सबों के लिए एक उपलब्धि भरा और एक मन को संतोष देने वाला और प्रदेश के लिए सभी क्षेत्रों में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का मूल मंत्र है, इसको लेकर चलने का हमारा जो नारा है उसको चरितार्थ होते हुए हम देख रहे हैं। और जैसे कि हमारे आज का जो सेशन है उसका नाम ही है हेल्थ का टेस्ट, हम कब बनेंगे बेस्ट, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ऐसा छत्तीसगढ़ हो कि यदि कोई बीमार हो तो उसे दिल्ली ना जाना पड़े, उसे नागपुर ना जाना पड़े, उसे बैंगलोर ना जाना पड़े। तो इसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे कि इन 2 सालों में आपके पास जो 3 प्रमुख विभाग हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या रहा? आपको क्या लगा कि स्वास्थ्य विभाग में ज़्यादा काम की ज़रूरत है या मेडिकल एजुकेशन की तरफ या फिर पिछड़ा अल्पसंख्यक विकास की तरफ? देखिए, हमारा जो आपका नारा है कि आज का टेस्ट हम कब बनेंगे बेस्ट, कब बनेंगे बेस्ट जी, तो मेरा कहना है कि आज का टेस्ट हम बन रहे हैं बेस्ट। वाह तो हम बेस्ट बन रहे हैं। मेरे पास 3 प्रमुख विभागें हैं जी। वैसे हेल्थ में ही 4 विभाग हैं। अल्पसंख्यक विभाग में हम अभी आने वाले समय में जो माइनॉरिटीज हैं विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, उन सभी लोगों के जो एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए हम योजनाएं ला रहे हैं। साथ ही साथ जहां तक मैं OBC की बात करूं तो देश और प्रदेश की सबसे ज़्यादा बहुलता OBC वर्ग की है। छत्तीसगढ़ में भी आधी आबादी OBC के है और उस दृष्टि से पिछले समय से ही सरकारें जो हैं, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 साल की हमारी सरकार रही हो या केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3 टर्म हो, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार कई योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है एजुकेशन, शिक्षा। वैसे सर्वव्यापी हमारे प्रदेश में है, लेकिन जो प्रयास विद्यालय है उसके माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों को हमारे प्रदेश में बहुत लाभ मिल रहा है। तो अभी बिलासपुर और रायपुर संभाग में जो प्रयास विद्यालय हैं उसी के तर्ज में हम बचे हुए 3 संभागों में भी प्रयास विद्यालय आगामी समय में खोलेंगे और प्रदेश के सभी संभाग में एक प्रयास होगा और निश्चित रूप से वहाँ से OBC वर्ग को लाभ मिलेगा। सर, लेकिन दिक्कत यही होती है कि आपने बिलासपुर संभाग का जिक्र किया, रायपुर संभाग का जिक्र किया,
यहाँ शहरों में तो उतना सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ का जो अल्पसंख्यक समुदाय है या फिर पिछड़ा वर्ग समुदाय है, उनको थोड़ा सा छला हुआ महसूस होता है कि हमारे लिए योजनाएं तो है लेकिन उन तक पहुंच नहीं होती उन योजनाओं की, उनको पता ही नहीं होता कि सरकार की तरफ से योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो इस गैप को कैसे फिल करेगी सरकार की वाकई योजना का लाभ जो जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंच भी पाए? एग्जैक्ट आपने सही पकड़ा है। हाँ जी। जो हेड क्वार्टर्स हैं, हाँ, संभागीय मुख्यालय हैं, जैसे वहाँ पे हम कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से नीचे के लोगों को उसका लाभ उतना नहीं मिल पाता। हाँ हाँ। तो अब हम संभाग मुख्यालय से भी नीचे जब इस प्रकार के विद्यालय हम खोलेंगे, प्रयास जैसी संस्थाएं, तो उसको देखेंगे कि संभाग के अंतर्गत मध्य का जिला ऐसा कौन सा सुलभ जिला है जहां लोग जाकर उस पर कर सकें, इस पर हम विचार करेंगे। और सर कई बार हम देखते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो हॉस्टल्स बनाए जाते हैं, IBC 24 ने एक ऑपरेशन चलाया था, आपको याद होगा, उसमें पूरा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। तो इस तरह के लूप होल्स बार बार ना आए, सरकार इसको लेकर के क्या करे, क्योंकि अब 3 साल और महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बहुत उम्मीद से सब देख ही रहे हैं सरकार की तरफ। देखिए, अब पिछले सरकार में तो सब कुछ जायज था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार है पूरी तरह से पारदर्शी और जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए जो प्रयास है वो आवासीय विद्यालय होगा, उसमें बच्चे रहेंगे, वहां रहकर पढ़ेंगे और पढ़कर जो है PSC, IAS, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सेक्टरों में जाकर एक अपना नाम रोशन करेंगे और वहाँ पे उनको स्थान मिलेगा। ठीक है। और सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि रेजिडेंशियल ही रहेंगे, बाकायदा वहीं पर आप पढ़िए, वहीं पर आप रहिए, लेकिन सर फैकल्टी उनकी भर्तियों के लिए क्या होगा? क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि शिक्षकों की कमी रहती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती में अभी हम देख रहे हैं कि लगातार मांग उठाई जा रही है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट होगा कि ठीक है आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर्स भी चाहिए हैं, वार्डन्स भी चाहिए रहेंगे, तो इसको भी लेकर के क्या सरकार ने सोच रखा है, पूरा रोड मैप तैयार है? निश्चित रूप से इन सब की जब हम करेंगे तो रोड मैप तैयार करके ही करते हैं। और आप देखते होंगे कि जब अभी मैं हेल्थ में आऊँगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा तो इन चीज़ों को और विस्तार से बताऊँगा। लेकिन ये इस विभाग में जो आप सेटअप और उसके साथ जो मेन पावर है, HR हैं, उसको मैं बताना चाहूँगा कि हम जो है केवल घोषणा या पेन पेपर में काम करने पर विश्वास नहीं रखते। आपने देखा होगा कि जितने भी हम इन 2 सालों में कोई भी नए संस्थाएं खोले तो उसके साथ सेटअप और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भवन, ये दोनों पैरेलल हमने किया है। और मैं चूंकि अभी अल्पसंख्यक और OBC वही कुछ ही दिन पहले से देख रहा हूँ, लेकिन हेल्थ पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, तो मैं बता दूं कि हमने कई भर्तियां भी चाहे NHM के माध्यम से हो या फिर रेगुलर भर्ती हो या व्यापम से हो या PSC से हो, हमने या तो भर्तियां कर ली हैं या प्रोसेस में हैं या करने वाले हैं। जैसे अभी 125 असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने PSC से निकाला है, वो प्रक्रिया जारी है। 610 नर्सों की भर्ती व्यापम को हमने दिए हैं, वो प्रक्रिया जारी है। NHM से हम लगभग 4000 भर्तियां कर चुके हैं, अभी 1000 प्रोसेस में हैं। तो ये पैरेलल दोनों काम चलता है। कल ही मैं खबर पढ़ रही थी, वहां से 2 एक जैसी खबरें आई कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में खुली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल, सुबह 10 बजे तक अस्पताल में ताला लटका मिला, महिला ने कार में बच्चे को जन्म दिया। और अभी एक और खबर थी प्रशासनिक लापरवाही की, प्रसूता और नवजात बच्चे की मौत हो गई क्योंकि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, वहां पे उनको डॉक्टर नहीं मिले। नो डाउट आप लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छी सुविधाएं मिले, लेकिन इस तरीके से बीच में जो फेलियर के केसेस आ जाते हैं तो ये पूरा पलीता लगा देते हैं शासन की योजनाओं में। इसको लेकर के सरकार क्या करे कि इस तरह के केसेस सामने ना आए? क्योंकि सर सोचिए 9 महीने तक वो माँ गर्भवती रही, उसकी भी मौत हो जाती है, नवजात की भी मौत हो जाती है। तो सर इसका सल्यूशन क्या है? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा है। ये बहुत दुखद है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं केवल स्वास्थ्य की बात नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं है, एक मिनिस्टर की बात नहीं, एक मानवता के नाते भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और आपने जो 10 बजे तक ताला लटकने वाला जो समाचार उसको प्रमुखता से सभी चैनलों ने उठाया भी था, उसमें हम जांच के आदेश भी दे दिए हैं और उसमें कार्रवाइयाँ भी सुनिश्चित कर रहे हैं और उसमें कार्रवाई भी करेंगे। और इस प्रकार के लगभग 2 सालों में हमने 20 डॉक्टरों को निलंबित भी किया है, कुछ डॉक्टरों को बर्खास्त भी किया है। और जो भी लापरवाही करने वाले, जो पैरामेडिकल स्टाफ हो या नर्सेस हो,
उनके ऊपर भी कार्रवाई हमने किया है। एक और मेरा प्रश्न ये कि जब किसी की तबीयत मान लीजिए रात में 6-7 बजे खराब होती है और हम किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ 4 बजे तक डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं और उसके बाद फिर स्टाफ दिखता नहीं, अच्छे से अटेंड भी नहीं करते हैं, तो इस यहाँ पर मॉनिटरिंग में क्या आपको लगता है कहीं पर कमी रह जाती है कि डॉक्टर्स या तो फिर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने चले जाते हैं या फिर अस्पताल में मिलते नहीं है? तो इस लूप होल को कैसे सरकार ठीक करेगी? और बार बार रिपीटेटिव आते हैं सर इस तरह के मामले। देखिए, इसमें डॉक्टरों का जो ड्यूटी चार्ट है, हाँ अभी 9 बजे से 1 बजे तक का शेड्यूल है जी, फिर शाम को 5 से 7 बजे बैठते हैं। तो इस दृष्टि से अभी ये 2 पाली में करने का जो सिस्टम है वो चल रहा है, लेकिन हम इसको एक शिफ्ट में भी करने पर विचार कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, मैं 24 घंटे सभी डॉक्टर नहीं होते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है ऐसे डॉक्टर एनी टाइम जो MBBS हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं, MO, वो रहते हैं। बाकी जो स्पेशलिस्ट हैं वो ऑन कॉल ड्यूटी में रहते हैं। मान लीजिए कि जैसे किसी का कान से संबंधित समस्या आ गया अचानक जी, रात को 8 बजे, तो उस समय जो भी वहाँ ड्यूटी डॉक्टर होगा वो उस विशेषज्ञ को बुलाएगा, फिर वो स्पेशलिस्ट आ जाएगा, फिर स्पेशलिस्ट आएगा, फिर देखेगा। मतलब स्पेशलिस्ट 24 आवर हॉस्पिटल में नहीं होंगे, हाँ। लेकिन ऑन कॉल उनको आना पड़ेगा। हाल ही में IBC 24 ने ही कवरेज किया था कि मेकाहारा में MRI के लिए, CT स्कैन के उसके लिए मोटी फीस वसूली जा रही है और जो APL रहते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन, जिनके पास राशन कार्ड है, तो उनको भी काफ़ी भारी भरकम फीस देनी पड़ती है। मतलब वो तो बेचारे बॉर्डर लाइन में आ गए, उतने अमीर भी नहीं है कि वो सरकारी प्राइवेट अस्पताल में जाकर के जांच करा पाएं। सर, इसका कुछ सोल्यूशन अगर मिल जाए कि मतलब जो मिडिल क्लास है सबसे ज़्यादा वही परेशान होते हैं कि उनको पैसे देने भी पड़ते हैं और कुछ उनको योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। देखिए, ये समस्या केवल 8 दिन की थी। मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेकाहारा एक ऐसा हॉस्पिटल है, इसमें जो आयुष्मान का पैकेज है वो पूरे प्रदेश में जब तक कोई व्यक्ति एडमिट नहीं होगा तो उसको बाकी जांच का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन मेकाहारा में हम OPD वाले को भी उसका लाभ दे रहे थे, लेकिन भारत सरकार की जो एजेंसी जांच करने वाली आई उसने इस पर आपत्ति किया और कहा कि आप इसको OPD वाले को नहीं दे सकते। तो OPD वाले का पैसा लग रहा था, लेकिन तत्काल ही जैसे ही मामला संज्ञान में आया, आप लोगों ने भी काफ़ी इसको प्राथमिकता से दिखाया और तत्काल ही हॉस्पिटल में हमारे जो प्रमुख सचिव हैं और जो हमारा ऑटोनॉमस काउंसिल की हम अचानक बैठक आहूत किए और उसमें ये निर्णय लिए कि सभी BPL मरीज का, चाहे वो भर्ती हो या ना हो, उसका पैसा हम देंगे और उनका निःशुल्क होगा। और बाय द वे कोई BPL नहीं है तो ऐसे परिवारों के लिए 1000 में CT स्कैन और 1500 में MRI की सुविधा के लिए हमने कर दिया है। मुझे लगता है कि जो APL परिवार के लोग हैं, संपन्न लोग हैं, 1000 और 1500 रुपया पे कर सकते हैं और 60 साल से ऊपर वालों को सभी के लिए हमने फ्री कर दिया। तो फ्री है ही, तो ये समस्या अब नहीं है। ठीक है। और सर, ये भी हम देखते हैं कि जब MRI करवाओ, CT स्कैन करवाओ, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ के जो लैब्स है, उनकी सर रिपोर्ट ही बहुत दिनों बाद आती है। कभी कभी 15 दिन की, कभी कभी 20 दिन की वेटिंग लिस्ट रहती है। तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि तुरंत हमें कुछ भी जो हम टेस्ट करा रहे हैं उसका रिपोर्ट मिल जाए, तो शायद डायग्नोस करा के फिर हमें ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो सर, एक ये जो लूप होल है, तो इसको ठीक करने के लिए सरकार क्या सोच रही है कि आने वाले दिनों में ये एक जो बड़ी समस्या है वो कम हो सके? नहीं, ये पहले की बातें थी, अभी तो आप भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। हाँ। पर उसको आप 1-2 दिन में अपने उसको जांच करा लेंगे। सेम डे या सेकेंड डे में हम रिपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा। अभी की स्थिति में सभी हमारे जितने गवर्नमेंट के MRI और CT स्कैन के जो वो हैं, वो अलग है कि कुछ बायोप्सी वगैरह की रिपोर्ट लेट से आ पाती है। एक प्रश्न आपका रह गया था, आप सोच रही होंगी जवाब नहीं है, जो मेडिसिटी के बारे में, मैं उधर भूमिका हम जरूर उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। पूछ लीजिएगा। हाँ, मेडिसिटी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही जगह वो वन डेस्टिनेशन हब जैसा हो जाएगा। तो बताइए सर, वो काफी अच्छा, मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि 200-300 एकड़ में वो पूरा डेवलप हो रहा है, तो उसको लेकर के सरकार की क्या तैयारी है? हाँ, इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ मामला मैं बताना चाहूँगा कि जो मेडिकल टूरिज्म की आप चर्चा कर रहे थे, वो मेडिकल टूरिज्म तभी होगा जब लोगों को भरोसा होगा कि छत्तीसगढ़ में इलाज हो जाएगा। हाँ। और उस दृष्टि से कोई भी, जैसे कपड़ा मार्केट में हम जाते हैं तो ढेर सारे कपड़े दुकान होते हैं, एक कितना बड़ा शोरूम हो कोई नहीं जाएगा। उसी प्रकार अन्य किसी भी मंडी के लिए वहाँ पे नंबर शॉप होना बहुत जरूरी है। तो उस दृष्टि से
हमने जो 10 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल थे उनके, ये पहली बार होगा कि 10 से हमने 15 कर दिया मेडिकल कॉलेज। 5 मेडिकल कॉलेज इन 2 सालों में हमने नए खोले, मतलब स्वीकृत किया। अगले साल से पढ़ाई चालू हो जाएगा। सभी के टेंडर कर दिए हैं, निर्माण कार्य चालू हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया। केवल 8 नर्सिंग कॉलेज थे, एक साथ पहली बार 12 नर्सिंग कॉलेज हमने स्वीकृत किया। सबके टेंडर भी कर दिए, काम भी चालू कुछ के हो गए हैं। अब 20 नर्सिंग कॉलेज होंगे। फिजियोथेरेपी, ये माना जाता था कि बुढ़ापे में केवल फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है जब दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, तो ये बात तो सही है। लेकिन आजकल बच्चा जन्म भी लेता है तो उस समय फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो एक फिजियोथेरेपी कॉलेज था, हमने 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज स्वीकृत किया, अब 7 हो जाएंगे। उसी प्रकार योग और नेचुरोपैथी, जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जैसा जिंदल में है और में है, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने 4 जगह योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल भी स्वीकृत किया है। वो अगले साल से चालू हो जाएंगे। 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर भारत सरकार ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। उसमें जिंदल से भी बड़ी सुविधाएं हमको मिलने की उम्मीद है। 100 करोड़ का सिर्फ बिल्डिंग बनेगा NIT के पास, जो हमारा 10 एकड़ का भूमि है मध्य शहर में। तो इसको तो हम डेवलप किए ही किए। इसके साथ अब ये मानना है कि अगर एक जगह पे 5000 बेड का हॉस्पिटल कई ऐसे इन्वेस्टर्स के द्वारा हम लगवाएंगे तो एक बड़ा नया रायपुर में मेडिकल का हब बनेगा। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो औद्योगिक पॉलिसी है उसमें मेडिकल क्षेत्र को भी लाया गया कि उद्योग को लगाने के लिए जो सब्सिडी मिलता है वो सब्सिडी अब जो है हॉस्पिटल खोलने पर लोगों को मिलेगी। तो लगभग ये नया रायपुर में 5000 का बेड जब 200-300 एकड़ के एरिया में बनेगा और जब 5000 बेड का एक मेडिसिटी बनेगा, तो मुझे लगता है कि न केवल छत्तीसगढ़ अपितु जो हमारे सीमावर्ती राज्य के लोग हैं वो आएंगे। और ये बताते हुए आपको खुशी है मुझे कि 2 सालों में यहाँ से बाहर जो मरीज जाते थे, हम सुनते थे कि हैदराबाद जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, वेल्लूर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो नागपुर जा रहे हैं, तो वो जाना अब लगभग आधा हो चुका है। और हमारे यहाँ तो इलाज कराने कोई आते ही नहीं थे। लेकिन मैं आपको स्लिप दिखा सकता हूँ कि अन्य राज्यों से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उड़ीसा हो या महाराष्ट्र का जो सीमावर्ती क्षेत्र के जिले हों, उन जगहों से, या झारखंड हो, वहाँ से मरीज हमारे यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का हेल्थ के प्रति बढ़ता हुआ ग्राफ है और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के प्रति लोगों का विश्वास है। सर, बस अब आखिरी पड़ाव पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे बस 2 सवाल रहेंगे। 3 साल का विजन क्या है वो तो मैं जानूंगी, लेकिन सर थोड़ा नकली पनीर को लेकर के लगातार IBC 24 एक मुहिम चला रहा है। हर रोज 1000 किलो नकली पनीर पकड़ा जा रहा है, लेकिन बस वो लोग बोलते हैं कि उनके पास लाइसेंस है, कि लेकिन जो तेल का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो बहुत घटिया क्वालिटी की होती है। लेकिन जब खाद्य विभाग जाता है छापा मारने के लिए तो वो लोग बाकायदा दिखा देते हैं कि लाइसेंस है हमारे पास। सर, इसमें रोकथाम के लिए क्या कर रहा है स्वास्थ्य विभाग की? इस तरह के जो आप लोग लाइसेंस दे रहे हैं, क्या इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती कि, या फिर चेक हो बाकायदा कि आप किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वो मार्केट में आ जाता है पनीर और फिर हमारे स्वास्थ्य की तो फिर आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि जिम जाने वाले खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो वो कितना नुकसानदायक रहता है। मैडम, सौभाग्य से जो फूड सेफ्टी है और ड्रग्स डिपार्टमेंट भी मेरे पास है जी, जो हेल्थ के महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। बिल्कुल। कई राज्यों में हेल्थ मिनिस्टर के पास नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा और आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि ये बताइए, इन 2 सालों से पहले आपने कितना खोआ और पनीर पकड़ाते हुए सुना या देखा? कितने नकली दवाइयों के ऊपर या अमानक दवाइयों के ऊपर कार्रवाई होते या उसकी जांच होकर मीडिया में फ्लैश होते हुए सुना? बिल्कुल। हम आए दिन जो है दवाइयों को हमारे हर सरकारी हॉस्पिटल में हो या स्टोर हो या वेयर हाउस हो, हम बराबर जांच कर रहे हैं और जो भी गुणवत्ता में कमी दिखता है उसको हम मीडिया को भी दे रहे हैं, कोई चीज़ छुपा नहीं रहे हैं और कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। वैसा ही जो नकली पनीर की आप बात कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तभी तो आपको पता चल रहा है कि ये 10 क्विंटल पकड़ा रहा है, 20 पकड़ा रहा है।
वो तो 4-4 हजार किलो तक की 2 बड़ी खेपें हमने त्योहारी सीजन में पकड़ा था। बिल्कुल, IBC 24 ने दिखाई है वो खबरें। और सर हमारा मोटिव यही है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि 3 साल का सरकार का क्या विजन है कि कुछ ऐसी योजना, कुछ ऐसा बहुत बड़ा बदलाव कि वाकई हम भी ये महसूस करें कि स्वास्थ्य विभाग ने और आपके विभाग ने तो ये गेम चेंज कर दिया है पूरे छत्तीसगढ़ का। देखिए, एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। चलिए, सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ का मेकाहारा ही है जी। और डेली उस पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ न्यूज पढ़ने आते ही रहता रहते हैं। मेकाहारा में 700 बेड हैं सैंक्शनड। जब मैं एजे हेल्थ मिनिस्टर काम संभाला तो सबसे पहला मंत्रालय से मेकाहारा गया था। अच्छा। वहाँ 700 बेड पूरे नहीं भरे थे। हाँ। अभी कुछ दिन पहले माननीय हाई कोर्ट को भी हमको निर्देश देना पड़ा कि एक बेड में 2 मरीज क्यों सोए हैं। आप लोगों ने भी उसको चलाया था जी। तो अब ये बताइए, एक बेड में 2 मरीज कैसे सोएंगे? अगर जगह नहीं है तभी सोए होंगे। अभी हमारे पास 1350 मरीज भर्ती हैं अभी की डेट में। 1400 भी पहुंच चुके हैं। हम उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए या तो अन्य जगहों पर बेड लगाए हैं या गद्दे लगा कर रख रहे हैं, क्योंकि मरीज को ऐसे समय में हम वापस भेज नहीं सकते। जैसा आपने बताया कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भेजे तो जच्चा बच्चा दोनों बहुत खत्म दिक्कत हो हो जाती है। तो लोगों का बड़ी अंतिम में जब कोई नहीं सुनता है तो मेकाहारा सुनता है। तो आज 1400 हो गया 700 से। और ऐसा नहीं है कि 1400 हो गया तो हम केवल गद्दे बिछा के रखने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैंने बताया कि ऐसी समस्या है तो बोले 700 बेड का और हॉस्पिटल बना डालो। 232 करोड़ रुपए उन्होंने स्वीकृत किया, अभी टेंडर प्रक्रिया में है। अच्छा। और आने वाले 1.5 साल 2 साल में 700 बेड का सेपरेट मेकाहारा में ही ये एक्सटेंशन हो जाएगा। मेकाहारा में ही जो पीछे में पुराने भवन है हॉस्टल उसको तोड़कर हम उसको बना रहे हैं। मतलब वर्ल्ड क्लास अब मेकाहारा में। हाँ बिल्कुल वर्ल्ड क्लास होगा। मेकाहारा को रेनोवेट भी करा रहे हैं पूरा। पुराने जितने भी वायरिंग है, जितने भी टॉयलेट हैं, जितने भी ये टाइल्स हैं, सारे चीज को, चाहे एसी हो चाहे फायर फाइटिंग सिस्टम हो, सबको A to Z हम हटवा के नया तो कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिए अंबेडकर अस्पताल मेकाहारा वाकई गेम चेंजर साबित होगा। उसके साथ जो हमारी महत्वाकांक्षी गेम चेंजर जो बात है, हाँ। छत्तीसगढ़ में हो या पूरी दुनिया में हो, जो हमारी बहनों को, माताओं को या ऐसे नौजवान दंपत्ति हैं जिनको IVF सेंटर का आप जिक्र करें। जी। बच्चे प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो ये देश का पहला सरकारी IVF सेंटर होगा जिसको हम चालू करने जा रहे हैं। जी। ये बड़ी उपलब्धि हमारी होगी। उसी प्रकार से जो हमारी नीचे तक की स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का हो, राष्ट्रीय प्रोग्राम हो, जैसे सिकल सेल में हम देश में पहले नंबर में हैं। मलेरिया उन्मूलन में हम काफ़ी हद तक इन 2 सालों में 14 चरण मलेरिया को उसके नष्ट करने के लिए, उसके जो मच्छर हैं उनको समाप्त करने के लिए हम जो है 14 चरण, चाहे वो फोगिंग हो या फिर छिड़काव हो DDT वगैरह का, वो किए हैं। उसको योजनाबद्ध तरीके से किए हैं। आज मलेरिया समाप्ति की ओर है। टीबी में हम देश में पहला है स्क्रीनिंग करने में, इसके लिए हमको अवार्ड भी मिला है। अभी पंडरी अस्पताल को भी एक अवार्ड मिला था लैब्स को, उनको वो भी। इसी के साथ जो लैब्स का जो IPHL जो प्रमाण पत्र है, जी। वो देश का पहला प्रमाण पत्र रायपुर को मिला और दूसरा जो है बलौदाबाजार जिला को मिला है। तो यदि हम काम नहीं करते तो बैठे बैठाए हमको प्रमाण पत्र नहीं मिलता। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ गर्व के साथ कि ये छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की दिशा में एक अग्रणी भूमिका की ओर है, एक बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ की ओर है, राइजिंग छत्तीसगढ़ की ओर है। और आने वाले समय में हम जो बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, तो जब नक्सलवाद समाप्त होगा तो नीचे तक लोगों का जो बसाहट है वहाँ पे बसाहटें बढ़ेंगी, सुविधाएं चाहिए, तो हम नीचे तक स्वास्थ्य सुविधाएं 100 से अधिक ऐसे नियत नल्ला नार गांव हैं जिनको आगे आने वाले समय में
स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित करके वहाँ के लोगों को सुविधा देने जा यानी कि दूर दराज क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, या फिर कैपिटल राजधानी रायपुर हो या बिलासपुर हो, सभी जगह आप लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पे लगातार काम कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं श्याम बिहारी जी आपको उसके लिए कि 3 साल में वाकई जो हमने अपने सेशन का नाम दिया है, हेल्थ में टेस्ट, छत्तीसगढ़ कब बनेगा बेस्ट, वाकई छत्तीसगढ़ बेस्ट बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ IBC 24 माइंड समिट स्टूडियो एडिशन में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच।